नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। आज की हमारी बातचीत का जरिया है एक लेख जो दशकों पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। हम्म। लेख का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर। और इसे लिखा है शास्त्रीय संगीत के एक बहुत बड़े नाम कुमार गंधर्व ने। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये लेख सिर्फ लता जी की तारीफ नहीं है। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। कुमार गंधर्व दरअसल लता जी को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। वो उनके जरिए ये बड़ा सवाल उठाते हैं कि भाई, अच्छा संगीत आखिर होता क्या है? क्या वो जो व्याकरण के हिसाब से एकदम सही हो, या वो जो करोड़ों लोगों के दिलों को छू जाए? और यहीं से वो शास्त्रीय और फिल्मी संगीत वाली बहस शुरू होती है, जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। कभी नहीं। तो चलिए इस बहस की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से लेखक ने की थी। हाँ। मतलब जब उन्होंने पहली बार लता मंगेशकर को सुना। हाँ, बड़ा दिलचस्प किस्सा है वो। बिस्तर पर लेटे लेटे रेडियो लगा लिया और अचानक एक ऐसी आवाज उनके कानों में पड़ी जो उनके शब्दों में सीधे उनके कलेजे से जा भिड़ी। और उन्हें सुनते ही ये एहसास हुआ कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी है, पर अंदाज नया है। उन्हें लगा जैसे वो अपने दोस्त और मशहूर गायक दीनानाथ मंगेशकर की ही आवाज सुन रहे हैं, पर ये उसका एक ज्यादा कोमल और दिलकश रूप था। बाद में उन्हें पता चला कि ये दीनानाथ जी की ही बेटी लता मंगेशकर थी। और वो इस खोज से हैरान रह गए थे। बिल्कुल, जैसे कोई बहुत पुरानी मीठी याद अचानक एक नए रूप में सामने आ गई हो। उस दौर की अगर हम कल्पना करें तो फिल्मी संगीत पर गायिका नूरजहां का राज था। उनकी आवाज में एक अलग ही एक मादक अंदाज था, एक दबदबा था। हाँ। ऐसे में एक इतनी नई पतली और निर्मल आवाज का आना और फिर छा जाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और इसी को लेखक ने कला के क्षेत्र का चमत्कार कहा है। चमत्कार, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, और उन्होंने ये बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया है। वो इसकी तुलना करते हैं मशहूर सितार वादक विलायत खां से, जो अपने पिता से भी कहीं ज्यादा मशहूर हुए। अच्छा। वो कहते हैं कि ऐसा कभी कभी होता है जब कोई कलाकार इतना असाधारण हो कि वो अपने से पहले के सारे पैमानों को तोड़ दें। ये एक छलांग होती है, और लता मंगेशकर का आना वैसी ही एक छलांग थी। ठीक है, तो इस चमत्कार का असर क्या हुआ? क्या सिर्फ फिल्मी दुनिया तक ही सीमित रहा? नहीं नहीं, असर बहुत गहरा हुआ। लेखक का तो साफ मानना है कि लता के बराबर की गायिका पूरे भारत में कभी हुई ही नहीं। उनके आने से फिल्मी संगीत को जो लोकप्रियता मिली वो अभूतपूर्व थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई कि आम आदमी का संगीत को देखने सुनने का नजरिया ही बदल गया। इसका कोई उदाहरण दिया है उन्होंने? मतलब ये बदलाव जमीन पर कैसे दिखा? हाँ, एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है। वो कहते हैं कि लता के गानों को सुन सुनकर छोटे छोटे बच्चे भी सुर में गुनगुनाने लगे। वाओ! ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि संगीत अब कुछ उस्तादों की चीज नहीं रहा, वो आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये एक नया संगीत का संस्कार था जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैल रहा था, और उसकी वजह लता थी। ये तो कमाल की बात है। मतलब संगीत किसी क्लासरूम में नहीं, बल्कि रेडियो पर और घर के आंगन में सीखा जा रहा था। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक एक बहुत खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो मुझे लगता है इस पूरे लेख का सार है, गानपन। है ना, गानपन। ये शब्द मुझे बहुत दिलचस्प लगा। इसका सीधा सा मतलब है गाने का गाना होना। कुमार गंधर्व कहते हैं कि आम सुनने वाले को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि गायक ने कौन सा राग गाया या ताल सही थी या नहीं। हाँ बिल्कुल, उसे तो बस वो नशा, वो मिठास चाहिए जो उसे सब कुछ भुलाकर मस्त कर दे। यही जादू गानपन है। और लेखक के मुताबिक लता के हर एक गाने में ये गानपन 100% मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई गायक तकनीकी तौर पर कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर उसका गाना सुनकर मजा नहीं आया, अगर वो दिल तक नहीं पहुंचा, तो मतलब उसमें गानपन की कमी है। बिल्कुल, और यही लता जी का सीक्रेट था। वो व्याकरण से पहले भावना को रखती थी। आम श्रोता संगीत का शास्त्र नहीं, उसका असर महसूस करना चाहता है, और लता जी उस असर की महारानी थी। तो ये गानपन बनता कैसे है? लेखक ने लता जी की आवाज की और क्या खासियतें बताई हैं? उन्होंने दो मुख्य बातों पर जोर दिया है। पहली है उनके स्वरों की निर्मलता। प्योरिटी। निर्मलता। हाँ। इसकी तुलना वो फिर से नूरजहां से करते हैं। नूरजहां की आवाज में एक नशीलापन था, एक मादक उत्तान था, जबकि लता के स्वरों में एक कोमलता है, एक मुग्धता है, जैसे मंदिर में जलता हुआ दिया।
वाह, ये बहुत गहरी बात है कि कलाकार का जो व्यक्तित्व है, उसका जीवन को देखने का नजरिया, वो उसकी कला में झलकता है। सही बात है। और दूसरी खासियत क्या थी? दूसरी खासियत थी उनका नादमय उच्चार। नादमय उच्चार। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। पर इसका मतलब बहुत खूबसूरत है। हम्म। इसका मतलब है कि जब लता जी गाती थी तो एक शब्द कहाँ खत्म हुआ और दूसरा कहाँ से शुरू हुआ ये पता ही नहीं चलता था। अच्छा, इसे जरा और आसान करके समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप पानी की एक धार देख रहे हैं, उसमें कोई जोड़ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लता जी के गानों में शब्द भी वैसे ही बहते थे। वो दो शब्दों के बीच की खाली जगह को सुरों की एक महीन मींट से ऐसे भर देती थी कि वो दोनों शब्द एक दूसरे में जैसे पिघल से जाते थे। कमाल है। मतलब जैसे लग जा गले में जब वो गले शब्द को खींचती हैं, तो वो सिर्फ एक नोट नहीं है, बल्कि वो अगले शब्द से तक का एक संगीतमय पुल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो नादमय उच्चार है जो उनके गानों को एक बहाव, एक कंटिन्यूटी देता है। हाँ। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। लेकिन कुमार गंधर्व जैसे बड़े कलाकार सिर्फ तारीफ तो नहीं करेंगे। उन्होंने एक संतुलित नजरिया रखा होगा। क्या उन्होंने लता जी की गायकी की कुछ कमियों का भी जिक्र किया? हाँ, और यही बात इस लेख को खास बनाती है। वो कोई भक्त नहीं, एक समीक्षक हैं। उनकी पहली आलोचना ये है कि लता ने करोड़ रस के गानों के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना वो कर सकती थी। एक मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ये कहना कि उन्होंने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। मेरा मतलब, ए मेरे वतन के लोगों, सुन के तो पंडित नेहरू तक रो पड़े थे। और लुका छुपी या ओ बाबुल प्यारे जैसे गाने, इन्हें सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये कई सुनने वालों के मन में आएगा। देखिए, शायद लेखक का मतलब उस तरह के करुण रस से है जिसमें एक गहरी उदासी, एक बेचारगी हो। अच्छा। लता जी की आवाज में गरिमा, एक उम्मीद हमेशा बनी रहती थी, चाहे गाना कितना भी दर्द भरा क्यों ना हो। वो टूटकर बिखरने वाली आवाज नहीं थी। हो सकता है कुमार गंधर्व को उस पूरी तरह टूट जाने वाले दर्द की कमी महसूस हुई हो। ये एक अलग नजरिया है। और दूसरी कमी क्या बताई उन्होंने? दूसरी कमी वो ये बताते हैं कि कई संगीत निर्देशकों ने उनसे जबरदस्ती ऊंची पट्टी में गवाया है, जिससे वो चिलवाना कहते हैं। चिलवाना? हाँ, मतलब जहां जरूरत नहीं थी वहां भी उनसे ऊंचे सुर लगवाए गए। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि इसमें दोष लता का कितना है और संगीत निर्देशकों का कितना, ये कहना मुश्किल है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है जो शायद कई शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों के मन में भी होगा। इतनी लोकप्रियता के बावजूद शास्त्रीय संगीत की दुनिया में लता जी का स्थान क्या है? लेखक के अनुसार ये सवाल ही बेमतलब है। बेमतलब? हाँ, वो कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना करना ही गलत है, क्योंकि दोनों का मिजाज, दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? संगीत तो संगीत है ना? लेखक समझाते हैं कि शास्त्रीय संगीत का जो स्थायी भाव है वो है गंभीरता। उसमें ठहराव होता है, विस्तार होता है। वहीं चित्रपट संगीत का मुख्य गुण है जलद लय और चपलता, यानी रफ्तार और फुर्ती। उसकी पूरी कहानी आपको 3-3.5 मिनट में कहनी होती है। अच्छा। एक मैराथन रेस है तो दूसरा 100 मीटर की स्प्रिंट। आप दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो ये तो मानते हैं ना कि एक अच्छे फिल्मी गायक को शास्त्रीय संगीत की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। वो कहते हैं कि लता के पास शास्त्रीय संगीत की ये समझ कूट-कूट कर भरी है। और यही वो एक बहुत ही मजबूत और शायद कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाली बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं कि एक 3 घंटे की रंगीन शास्त्रीय महफिल में जो आनंद मिलता है, वो पूरा का पूरा आनंद लता के 3 मिनट के एक गाने में मिल सकता है। वाह, ये तो बहुत ही दालचीनी बात कह दी उन्होंने। मतलब असर मैंने रखता है, अवधि नहीं। बिल्कुल। एक 3 मिनट का गाना आपको वो एहसास दे सकता है जो 3 घंटे की महफिल देती है। ये तो शास्त्रीय संगीत के कई ठेकेदारों को नाराज कर सकता है। और शायद इसीलिए उन्होंने ये लिखा भी। वो उस सोच पर चोट कर रहे हैं जो फिल्मी संगीत को कमतर आंकती है। उनका सीधा तर्क है कि आखिर में महत्व इस बात का है कि किस कला में रसिक को आनंद देने की ताकत कितनी है। तो फिर उस आरोप का क्या जो हमेशा चित्रपट संगीत पर लगता है कि इसने लोगों के कान बिगाड़ दिए? कुमार गंधर्व इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, बल्कि उनकी राय इसके ठीक उलट है। उलट? वो कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, सुधारे हैं। सुधारे हैं?
ये कैसे? ज्यादातर लोग तो इसका उल्टा कहते हैं। उनका तर्क ये है कि फिल्मी संगीत की वजह से आम आदमी की संगीत में दिलचस्पी बढ़ी। उसने सुरीलेपन को पहचानना सीखा। अब उसे सिर्फ शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं चाहिए, उसे सुरीला और भाव से भरा गाना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे कई शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्टि का शिकार हो गए हैं, जबकि लता जैसे गायकों ने लोगों को सिखाया कि भाव और मिठास के बिना संगीत अधूरा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। क्या ये कहना सही होगा कि चित्रपट संगीत ने लोगों का ध्यान शास्त्रीय संगीत की गहराई से हटाकर 3 मिनट के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे लगा दिया? ये एक जायज सवाल है, पर कुमार गंधर्व का नजरिया अलग है। वो इसे ध्यान का कम होना नहीं बल्कि संगीत की समझ का फैलना मानते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने संगीत को लोकतांत्रिक बनाया। उसने लोकगीतों के खजाने का इस्तेमाल किया, पंजाबी टप्पे, राजस्थानी लोकगीत, पहाड़ी धुनें, और उन्हें पूरे देश तक पहुंचाया। और इस विशाल फैले हुए चित्रपट संगीत के साम्राज्य की वो लता को अनभिषिक्त सम्राज्ञी कहते हैं। क्या कमाल का शब्द इस्तेमाल किया है ना। हाँ, अनभिषिक्त सम्राज्ञी। मतलब वो साम्राज्ञी जिनका कभी राज्याभिषेक नहीं हुआ, पर जिन्हें सबने दिल से रानी माना, एक बेताज बादशाह। लेखक कहते हैं कि और भी बहुत अच्छे गायक गायिकाएं हुए, पर जो लोकप्रियता लता को मिली वो किसी को नहीं मिली। आधी शताब्दी, 50 साल तक लोगों के दिलों पर एक छत्र राज करना। आज के जमाने में तो हम सोच भी नहीं सकते, जहां हर हफ्ते एक नया स्टार आता है और चला जाता है। बिल्कुल। ये सचमुच हैरान करने वाली बात है। लेखक अंत में कहते हैं कि ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे हमने अपनी आंखों से घटते हुए देखा है। सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी लोग उनका गाना सुनकर पागल उठते हैं। हम उस दौर के गवाह हैं। सही बात है। वो अपनी बात इस खूबसूरत ख्याल पर खत्म करते हैं कि ऐसा कलाकार सदियों में शायद एक ही पैदा होता है, और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने उस कलाकार को अपनी आंखों के सामने चलते फिरते गाते हुए देखा है। तो कुमार गंधर्वा का ये विश्लेषण लता मंगेशकर को सिर्फ एक गायिका के तौर पर नहीं देखता। नहीं, वो उन्हें एक सांस्कृतिक घटना के रूप में देखता है। वो एक ऐसी शक्ति थीं जिन्होंने न केवल गाया, बल्कि भारत के संगीत को सुनने और महसूस करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। और ये विश्लेषण आज भी हमें एक अहम सवाल सोचने पे मजबूर करता है। हम कला को कैसे आंकते हैं? क्या उसकी शास्त्रीय शुद्धता और नियमों के तराजू पर, या फिर उसकी पहुंच और एक आम इंसान के दिल को छूने की क्षमता पर? बिल्कुल। और लता मंगेशकर का जीवन और उनकी कला शायद इसी दूसरे पक्ष का सबसे बड़ा और सबसे सुरीला प्रमाण। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।